अंजलि की जिंदगी एक गहरे धोखे की कहानी बन चुकी थी। हर रात जब दुनिया नींद में डूब जाती, उसके कमरे की दीवारें उसके राजों की गवाह बनती। वह बेधड़क अपने प्रेमी को घर बुलाती और उसी बिस्तर पर अपनी ख्वाहिशें पूरी करती जहां उसे अपने पति के साथ होना चाहिए था। मगर इस धोखे और अय्याशी के बीच एक चीज थी जो उसे भीतर ही भीतर कचोटती रहती थी, उसकी बीमार बिस्तर पर पड़ी सांस। दिन रात उस लाचार औरत की देखभाल करना उसके लिए किसी सज्जा से कम नहीं था। धीरे धीरे उसकी चिढ़ और घृणा एक खतरनाक जुनून में बदल गई और आखिरकार उसने उस आखिरी रुकावट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपनी सास की जान लेने के बाद भी अंजलि के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। वह फिर उसी कमरे में लौटी और अपने प्रेमी की बाहों में इस तरह समा गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह आजाद है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि असली डरावना खेल तो आधी रात के बाद शुरू होने वाला था। उस रात उस घर की बंद दीवारों के भीतर जो कुछ हुआ और उनके इस गुनाह का जो अंजाम सामने आया, वह किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। अंजलि एक ऐसी औरत थी जिसकी खूबसूरती के पीछे इच्छाओं और वासना का गहरा अंधेरा छिपा था। उसका पति सुरेश काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता था और इस दूरी ने उसकी जिंदगी में एक खालीपन पैदा कर दिया था जो धीरे धीरे खतरनाक मोड़ ले बैठा। इस खालीपन को भरने के लिए उसने अपने कॉलेज के जूनियर दर्पण को चुना। अब दर्पण सिर्फ उसका प्रेमी नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन चुका था। जब भी मौका मिलता वह रात के सन्नाटे में उसे घर बुला लेती और बंद दरवाजों के पीछे दोनों इस नाजायज रिश्ते में डूब जाते। लेकिन अंजलि की चाहतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी थीं कि अब दर्पण का साथ भी उसे कम लगने लगा था। उस रात भी दर्पण उससे मिलने की जिद कर रहा था, मगर अंजलि ने मना कर दिया। फिर भी दोनों देर रात तक फोन पर धीमी आवाज में बातें करते रहे और अपनी इच्छाओं को हवा देते रहे। दूसरी ओर घर का माहौल उसकी इस रंगीन दुनिया से बिल्कुल उलट था। उदासी, बीमारी और खामोशी से भरा हुआ। घर में उसका छोटा बेटा, बीमार सास और ससुर बलवंत रहते थे। उसकी सास की हालत इतनी खराब थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। अंजलि को उनसे बेहद नफरत थी और उनकी सेवा करना उसे बोझ लगता था। इसी वजह से उसने रीना नाम की एक देखभाल करने वाली औरत को रखा हुआ था। ससुर बलवंत की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। एक आंख से वे देख नहीं पाते थे और सुनने में भी परेशानी थी। फिर भी अपनी पत्नी के लिए उनका प्यार इतना सच्चा था कि वह हर वक्त उनके पास ही रहते थे। एक तरफ घर में बीमारी और बेबसी का माहौल था और दूसरी तरफ अंजलि पूरी तरह अपनी दुनिया में खोई हुई थी। उसका मन सिर्फ दर्पण के ख्यालों में उलझा रहता। कभी कॉल, कभी वीडियो कॉल, बस वही उसका सच बन चुका था। शादी के शुरुआती दिनों में उसने एक आदर्श बहू होने का नाटक किया, लेकिन जल्दी ही वह सब उसके लिए बोझ बन गया। शादी से पहले वह आजाद थी, नौकरी करती थी, लेकिन अब उसे यह घर एक कैद खाना लगने लगा था। उसकी यह घुटन तब और बढ़ गई जब एक दिन रीना अपनी तनख्वाह लेने आई और उसने बताया कि वह कुछ दिनों के लिए गांव जा रही है। अंजलि ने पैसे तो दे दिए, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा गई। रीना के जाने का मतलब था कि अब उसे खुद अपनी सास की देखभाल करनी पड़ेगी। अगले दिन यही हुआ। जब वह और बलवंत मिलकर उस बीमार औरत की सफाई कर रहे थे तो कमरे में फैली बदबू से अंजलि का जी मचलने लगा। उसे इतनी उल्टी जैसा महसूस हुआ कि वह ठीक से खाना भी नहीं बना पाई। उसके भीतर गुस्सा और नफरत और बढ़ गई। उसे लगने लगा कि वह एक ऐसी जगह फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन है। इसी परेशानी से बचने के लिए उसने अपने बेटे को मायके भेजने का फैसला किया। जब उसने यह बात दर्पण को बताई तो वह खुश हो गया। उसने कहा कि घर में जितने कम लोग होंगे उनके लिए उतना ही आसान होगा। यह सुनकर अंजलि के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह वह अपने बेटे को छोड़ने निकली। रास्ते में उसने दर्पण को अपने दोस्तों के साथ खड़े देखा, जहां एक दोस्त ने मजाक में कुछ ऐसा कहा जिसने माहौल को और भी अजीब बना दिया। गजब की चर्चा थी उसके बारे में। लोग कहते थे कि उसकी कोई भी रात खाली नहीं गुजरती, कई मर्दों से उसके संबंध हैं। तभी एक और दोस्त ने बात को और भड़काते हुए कहा कि उसने खुद अपनी आंखों से एक आदमी को आधी रात में आम के पेड़ के सहारे उसके घर की छत पर चढ़ते देखा है। यह सुनते ही दर्पण का खून खौल उठा। जलन और गुस्से में अंधा होकर वह अपने ही दोस्तों से उलझ पड़ा। बात बिगड़ती देख एक दोस्त ने उसे अलग ले जाकर समझाया कि ऐसी बेकार बातों पर ध्यान मत दे। मामला वहीं थम गया, लेकिन दर्पण के मन में शक का जहरीला बीज बोया जा चुका था जो धीरे धीरे जड़ें जमाने लगा। असल में उस दोस्त को अंजलि और दर्पण के इस छुपे हुए रिश्ते
रिश्ते का अंदाजा पहले से ही था। उसी रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, अंजलि ने दर्पण को अपने पास बुलाने के लिए फोन किया, मगर इस बार दर्पण अकेला नहीं था। वह अपने उसी दोस्त को भी साथ ले आया। उसने उसे बाहर निगरानी के लिए खड़ा किया और कहा कि अगर कोई हलचल दिखे तो तुरंत इशारा करना। अंजलि ने पहले ही पीछे का दरवाजा खोल रखा था। दर्पण चुपचाप अंदर गया और सीधे उस कमरे में पहुंचा जहां अंजलि उसका इंतजार कर रही थी, जैसे उसने अपने जाल बिछा रखे हों। उसने दर्पण को अपनी ओर खींच लिया और बंद कमरे में दोनों अपनी दुनिया में खो गए। लेकिन इस सब के बाद भी अंजलि की आंखों में एक अजीब बेचैनी और अधूरी चाहत साफ दिख रही थी। तभी दर्पण को एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उसने नाक सिकोड़ते हुए पूछा कि यह कैसी गंध है। अंजलि ने झुंझुलाहट से कहा कि काम वाली छुट्टी पर है और उसे खुद अपनी सांस की गंदगी साफ करनी पड़ रही है। वह इतनी बदबू देती है कि अब सहन नहीं होता। फिर अंजलि ने दर्पण की तरफ देखा और उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। उसने कहा कि उसकी सांस अब बस एक चलती फिरती लाश जैसी है, बहुत तकलीफ में है, तो क्यों ना उसे हमेशा के लिए इस दर्द से मुक्त कर दिया जाए। उसने यह भी कहा कि उसके मरने के बाद ससुर भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे और सब कुछ आसान हो जाएगा। यह सुनकर दर्पण एक पल के लिए सहम गया, लेकिन अंजलि के मोह और आकर्षण ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। उसने आखिरकार हामी भर दी। आधी रात को दोनों दबे पांव सास के कमरे में पहुंचे। अंजलि ने बेरहमी से एक कपड़ा उठाया और बिस्तर पर पड़ी अपनी सास के गले में कस दिया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस समय उसकी सास पूरी तरह होश में थी। उसकी आंखें खुली थीं और वह सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसका कमजोर शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। वह लाचार होकर अपनी मौत का सामना कर रही थी। कुछ ही पलों की तड़प के बाद उसकी सांसें थम गईं। इस भयानक काम के बाद अंजलि अपने कमरे में लौटी। आईने में खुद को देखकर एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आए, जैसे अंदर कहीं पछतावा बचा हो। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और दर्पण से धीरे से कहा कि सुबह होते ही वह रोना धोना शुरू कर देगी, ताकि सबको लगे कि उसकी सास की मौत बीमारी से हुई है। किसी को शक नहीं होगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि जिस कपड़े से उसने यह सब किया वह उसी कमरे में रह गया है। घबराकर वह वापस वहां गई, मगर कपड़ा कहीं नहीं मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह ससुर के कमरे तक गई, लेकिन वह गहरी नींद में था। उसने खुद को दिलासा दिया कि वह बूढ़ा और बहरा है, उसे कुछ पता नहीं चला होगा। उसने मान लिया कि शायद वह खुद ही उसे कहीं रखकर भूल गई है। इस डर और तनाव से बचने के लिए वह फिर अपने कमरे में लौट आई और खुद को दर्पण के हवाले कर दिया। ऊपर एक लाश पड़ी थी और नीचे वे दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। जब सब खत्म हुआ तब रात काफी बीत चुकी थी। शक से बचने के लिए अंजलि ने दर्पण को तुरंत जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे पीछे के दरवाजे तक पहुंचे उनके होश उड़ गए। दरवाजा बाहर से बंद था। घबराकर वे मुख्य दरवाजे की ओर भागे, मगर वह भी बाहर से लॉक था। अब अंजलि को साफ महसूस होने लगा कि वे दोनों किसी भयानक जाल में फंस चुके हैं। खौफ से कांपती हुई अंजलि तेजी से सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन तभी ऊपर से एक भारी दरवाजा सीधे आकर उसके सिर पर गिर पड़ा। वह जोर से चीखी और दर्द से तड़पते हुए नीचे जा गिरी। उसका सिर बुरी तरह फट चुका था। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर दर्पण पागलों की तरह उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उस गहरे अंधेरे में किसी ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। अब दोनों खून से लथपथ बुरी तरह घायल होकर एक कोने में बेबस पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत अब बस कुछ ही कदम दूर खड़ी हो। अंजलि की डरी हुई आंखें अब सब समझ चुकी थीं कि इस घर में कोई ऐसा है जो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। तभी उस डरावने सन्नाटे को चीरता हुआ एक चेहरा उनके सामने आया। वह कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका अपना ससुर बलवंत था। लेकिन इस भयानक रात की सच्चाई कुछ और ही थी। जब अंजलि और दर्पण मिलकर उस बेबस बूढ़ी औरत की जान ले रहे थे, तभी बलवंत की नींद खुल गई थी। वह अपनी पत्नी की हालत देखने उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। अपनी जीवन संगिनी की लाश देखकर वह अंदर से टूट गया और अंधेरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अपने आंसुओं को संभालते हुए जब वह अंजलि को यह खबर देने उसके कमरे की तरफ बढ़ा तो दरवाजे के पास पहुंचते ही रुक गया। अंदर से आ रही आवाजों ने उसके पैरों को वहीं जमा दिया। उसने जो सुना वह उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने के लिए काफी था। जब अंजलि और दर्पण किसी चीज की तलाश में कमरे से बाहर निकले तो बलवंत चुपचाप उनके कमरे में गया। उसे यह जानना था कि वह आदमी आखिर कौन है। तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़े एक पैकेट पर गई। उस एक सबूत ने सारी सच्चाई सामने ला दी। अब बलवंत सब समझ चुका था। अंजलि का अवैध रिश्ता और उसी के लिए उसकी पत्नी की हत्या। दर्द और गुस्से में जलते हुए उसने खून से सना कपड़ा उठाया और अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा।
जैसे ही वे दोनों वहां से गए, उसने कांपते हाथों से अपने बेटे सुरेश को फोन किया और पूरी सच्चाई बताते हुए उसे सुबह तक घर आने को कहा। लेकिन उसने पुलिस को खबर नहीं दी, क्योंकि अब उसके दिल में इंसाफ नहीं बल्कि बदले की आग जल रही थी। इसी आग में जलते हुए बलवंत ने पूरे घर को एक खतरनाक जाल में बदल दिया और अब वह दोनों को एक एक करके खत्म करने पर उतर आया था। खून से सना दर्पण अब सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, किसी भी तरह इस मौत के घर से बाहर निकलना। लेकिन अंजलि, जिसका जमीर मर चुका था, उसे रोकते हुए बोली कि भागने से कुछ नहीं होगा। वह बूढ़ा सब जान चुका है और हमें कहीं भी नहीं छोड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो उसे भी खत्म करना होगा। दर्पण अंदर से डर गया था। उसे अब एहसास हो रहा था कि वह किस खतरनाक रास्ते पर आ चुका है। उधर अंधेरे में छिपा बलवंत उनकी हर बात सुन रहा था। उसका गुस्सा अब चरम पर था। अंजलि उसे ढूंढने के लिए हाथ में लालटेन लेकर निकली, लेकिन बलवंत पहले ही जाल बिछा चुका था। जैसे ही उसने लालटेन उठाई, वह जोरदार धमाके के साथ फट गई। आग की लपटों ने उसका हाथ बुरी तरह जला दिया और वह दर्द से चिल्ला उठी। इसी दौरान एक और सच्चाई सामने आई। बलवंत ने अपनी बीमार पत्नी के पास एक इमरजेंसी बटन लगाया हुआ था। मरते वक्त उसने वही बटन दबाया था जिसकी आवाज सुनकर बलवंत जागा था। दर्द में तड़पते हुए अंजलि और दर्पण ने इस बार बलवंत को पकड़ने की योजना बनाई और आखिरकार वह उनके जाल में फंस गया। अंजलि ने पीछे से उस पर हमला किया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही वह उसे घसीटने लगी, उसे होश आ गया और वह फिर से बचकर छुप गया। अब यह खेल और खतरनाक हो चुका था। गुस्से में अंजलि ने मिट्टी का तेल उठाया और चिल्लाई कि अगर वह सामने नहीं आया तो वह उसकी पत्नी की लाश को जला देगी। अपनी पत्नी की लाश के साथ यह अपमान बलवंत सह नहीं सका और वह छिपने की जगह से बाहर आ गया। अंजलि और दर्पण उस पर टूट पड़े और उसे बेरहमी से मारने लगे। खून से लथपथ बलवंत आखिरी सांस तक संघर्ष करता रहा। तभी अचानक उसमें जैसे नई ताकत आ गई। उसने पूरी ताकत से दर्पण पर वार किया और उसे दूर गिरा दिया। फिर उसने अंजलि की तरफ बढ़कर अपनी उंगलियां उसकी आंखों में घुसा दी। उनकी दिल दहला देने वाली चीखों के बीच यहाँ कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। बलवंत जान बचाने के लिए तेजी से भागता है और एक कमरे में खुद को बंद करके तुरंत पुलिस को कॉल करता है। वह कांपती आवाज में पूरी सच्चाई पुलिस को बता देता है। दूसरी तरफ अंजलि किसी तरह उसी कमरे तक पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी नजर फोन की कॉल हिस्ट्री पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब पुलिस कभी भी पहुंच सकती है, इसलिए बलवंत को खत्म करना बेहद जरूरी है। घबराहट में अंजलि दर्पण से कहती है कि बाहर खड़े अपने दोस्त को तुरंत अंदर बुलाओ। दर्पण हिचकिचाता है और कहता है कि सारे दरवाजे तो बंद हैं, वह अंदर कैसे आएगा। तभी अंजलि की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरती है। वह कहती है कि उसे बोलो पीछे वाले आम के पेड़ के सहारे छत के रास्ते अंदर आ जाए। अंजलि के ये शब्द सुनकर दर्पण के अंदर कुछ टूट जाता है। उसे अपने दोस्तों की बातें याद आने लगती हैं और उसे एहसास होता है कि वह अंजलि के लिए सिर्फ एक मोहरा था, उसका सच्चा प्यार नहीं। कुछ ही देर में उसका दोस्त खिड़की से अंदर कूदता है। अंदर का भयानक नजारा देखकर वह एक पल के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन फिर हालात को समझते हुए वह चाकू लेकर बलवंत पर हमला करने दौड़ता है। मगर बलवंत अब कमजोर नहीं रहा था। उसने पहले से ही जमीन पर तेल फैला रखा था। दोस्त का पैर फिसल जाता है और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। इससे पहले कि वह उठ पाता, बलवंत एक जोरदार वार करके उसका काम तमाम कर देता है। यह सब देखकर अंजलि डर से कांप उठती है, लेकिन उसका दिमाग अब भी चालें चल रहा था। वह भागकर अपने कमरे में जाती है और अपने पति सुरेश को फोन करती है। रोने और चिल्लाने का नाटक करते हुए वह कहती है कि घर में एक गुंडा घुस आया है जिसने उसके माता पिता को मार दिया है और उसे भी घायल कर दिया है। वह मदद के लिए गुहार लगाती है। दरवाजे के पीछे खड़ा दर्पण यह सब सुन लेता है और अंजलि की असलियत उसके सामने पूरी तरह आ जाती है। गुस्से और धोखे से भरा दर्पण उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष होता है, लेकिन अंजलि उसे चकमा देकर भाग निकलती है। दर्पण उसे ढूंढते हुए अंधेरे कमरे में पहुंचता है, जहां बलवंत का एक और जाल उसका इंतजार कर रहा होता है। ऊपर रखा भारी गैस सिलेंडर अचानक उसके सिर पर गिरता है और उसी पल उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब अंजलि पूरी तरह डर के साए में है और पागलों की तरह बलवंत को ढूंढ रही है ताकि उसे खत्म कर सके। लेकिन बलवंत इस खूनी खेल का अंत तय कर चुका था। वह सावधानी से खुद को बचाते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचता है। अपने मुंह में छिपाई हुई चाबी निकालकर वह दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। बाहर सुबह हो चुकी होती है और पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए घर को घेर लेती हैं। घर के अंदर का दृश्य बेहद डरावना होता है।
हर तरफ खून फैला होता है और लाशें पड़ी होती हैं। एम्बुलेंस के जरिए घायलों और मृतकों को बाहर ले जाया जाता है। तभी सुरेश भी वहां पहुंचता है और अपने घर की हालत देखकर सदमे में आ जाता है। लेकिन जब पुलिस और सुरेश अंदर जाते हैं तो उनकी नजर एक ऐसे दृश्य पर ठहर जाती है जो पूरे खून खराबे के बीच एक अजीब सी शांति पैदा कर देता है। बलवंत ने अपनी मृत पत्नी के शरीर को साफ किया होता है, उसे नए कपड़े पहनाए होते हैं और उसके बाल भी सजा दिए होते हैं। उसने अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे रिश्ते को सम्मान के साथ विदा देने की कोशिश की थी। इस खामोश लेकिन गहरे भावनात्मक दृश्य के साथ इस डरावनी रात की कहानी खत्म हो जाती है। एक तरफ अंजलि की लालच और स्वार्थ था तो दूसरी तरफ बलवंत का अपनी पत्नी के लिए सच्चा प्रेम। अब सवाल यह है कि अगर आप बलवंत की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा ही बदला लेते या कानून पर भरोसा करते? अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।